एक पल के लिए जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक छात्र है जिसने अकाउंटिंग और फाइनेंस की अपनी यूनिवर्सिटी परीक्षा में ना 100 में से 99 अंक हासिल किए। काफी होशियार है मतलब। बिल्कुल। किताबों में दी गई किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट मिलाना उसके बाएं हाथ का खेल है। सही बात है। लेकिन जब उसी टॉपर छात्र को सड़क किनारे चाय बेचने वाले या एक छोटे से किराने की दुकान चलाने वाले व्यक्ति के लगातार गिरते हुए मुनाफे को समझने को कहा जाता है ना, तो वो एकदम सुन्न खड़ा रह जाता है। हाँ, क्योंकि वो कभी ऐसी स्थिति में रहा ही नहीं। बिल्कुल। उसे समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करे। हमारी शिक्षा प्रणाली में कागज पर तो सब कुछ बहुत सटीक होता है, लेकिन जब बात असली दुनिया की आती है तो ये किताबी गणित एकदम से फेल क्यों हो जाता है? यही तो सबसे बड़ी समस्या है हमारी शिक्षा व्यवस्था की। हाँ, तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी खाई को पाटने वाले एक बेहद दिलचस्प मास्टर स्ट्रोक पर बात करने वाले हैं। आज हम डॉक्टर राहुल खरात द्वारा लिखे गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम कनेक्टिंग एजुकेशन विद सोसाइटी, इसका गहरा विश्लेषण कर रहे हैं। जी, और ये विषय ना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ये लेख सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय, जिसे हम आमतौर पर एसपीपीयू कहते हैं, उनके द्वारा शुरू किए गए एक अनिवार्य कार्यक्रम पर आधारित है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू हुआ है। बिल्कुल। और ये कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम या कहें कि सीईपी, ये विशेष रूप से सेकेंड ईयर बीकॉम यानी सेमेस्टर 4 के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पूरा उद्देश्य ही उस सुन्न खड़े छात्रों को ये सिखाना है कि उसकी डिग्री का असल मतलब क्या है। और यही आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन भी है। हमें ये समझना है कि कैसे शिक्षा को केवल रटने की प्रक्रिया से बाहर निकालकर समाज की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने के एक उपकरण में बदला जा रहा है। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए इस विषय की थोड़ी परतें खोलते हैं। अगर हम पारंपरिक शिक्षा को देखें तो ये अक्सर वैसी ही लगती है जैसे कोई केवल किताब पढ़कर कार चलाना सीख रहा हो। हाँ, और बिना स्टीयरिंग पकड़े तो कोई कार चलाना नहीं सीख सकता। बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सीईपी असल में छात्रों को वास्तविक जीवन के भारी ट्रैफिक के बीच ले जाकर सीधा स्टीयरिंग व्हील पकड़ा देता है? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि हम अक्सर कॉमर्स की पढ़ाई को सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट दफ्तरों या शेयर बाजार के चश्मे से देखते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के नजरिए से। हाँ, लेकिन भारत की जो असली अर्थव्यवस्था है वो हमारी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों में बसती है, जैसे गरीबी, वित्तीय साक्षरता की कमी, छोटे व्यवसायों का रोजमर्रा का संघर्ष। सही बात है। तो डॉक्टर खर्रात अपने लेख में इसी बात पर जोर देते हैं कि सीईपी का अर्थ ही छात्रों, शिक्षकों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के बीच एक सक्रिय भागीदारी बनाना है। मतलब जब तक छात्र उस एसी वाले क्लासरूम के सुरक्षित माहौल से बाहर निकलकर असल ट्रैफिक में नहीं उतरेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। जरा उस कॉमर्स के छात्र की मनोस्थिति के बारे में सोचिए। उसने मांग और आपूर्ति या प्रॉफिट और लॉस के बड़े बड़े सिद्धांत रटे हैं। हाँ, किताबों में तो सब पढ़ा है। लेकिन जब वो किसी स्थानीय एनजीओ के साथ मिलकर काम करता है या किसी रेहड़ी पटरी वाले के पास जाकर देखता है कि वो व्यक्ति हिसाब किताब में कहाँ मात खा रहा है, तब उस छात्र का दिमाग एक अलग ही स्तर पर काम करने लगता है। अच्छा, मतलब उसे जमीनी हकीकत समझ आती है। हाँ, उसे समझ आता है कि कैसे एक छोटा दुकानदार महंगे ब्याज दर पर कर्ज ले रहा है, क्योंकि उसे बैंक की कागजी कार्यवाही के बारे में पता ही नहीं है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई का असली महत्व किसी परीक्षा में ग्रेड लाना नहीं, बल्कि किसी इंसान की आजीविका को बचाना है। ये सब कागज पर सुनने में बहुत ही आदर्शवादी और बेहतरीन लगता है, लेकिन यहाँ मेरे मन में ना एक स्वाभाविक सी शंका पैदा हो रही है। जी, बताइए। जब कोई यूनिवर्सिटी ऐसे कार्यक्रम बनाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि छात्र खुद को किसी हीरो या मसीहा की तरह देखने लगते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा बन जाती है। मतलब वो सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम यूनिवर्सिटी से आए हैं और अब हम इस पिछड़े हुए समाज को सिखाएंगे। क्या ये पूरी प्रक्रिया एक तरफा नहीं बन जाती? ये सवाल बहुत ही लाजमी है। क्योंकि जमीन पर एक 45 साल का अनुभवी किसान एक 19 साल के कॉलेज के बच्चे से क्या सीखेगा? क्या यहाँ उम्र और अनुभव का ईगो आड़े नहीं आता और करने पे टिकी है? लेख में बहुत स्पष्ट रूप से इसके पहले और सबसे बड़े सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, और वो है पारस्परिक शिक्षा। मतलब म्यूचुअल लर्निंग। बिल्कुल। ये कोई चैरिटी या दान देने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक साझेदारी है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये लेन देन जमीन पर काम कैसे करता है?
वो युवा छात्र अपने साथ तकनीकी ज्ञान लेकर आता है। उसे पता है कि डिजिटल पेमेंट कैसे काम करता है या एक्सेल शीट पर बजट कैसे बनता है। ये वो हिस्सा है जो उस किसान या दुकानदार के पास नहीं है। ये तो छात्र का योगदान हो गया। लेकिन दूसरी तरफ वो समुदाय अपना दशकों का व्यवहारिक ज्ञान छात्र को देता है। एक व्यक्ति जो सीमित संसाधनों में भयंकर महंगाई के बीच अपने परिवार को पाल रहा है, उसके पास रिस्क मैनेजमेंट का जो जमीनी अनुभव है वो हार्वर्ड की किताब में नहीं मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब छात्र उनसे संघर्ष करने की क्षमता सीखते हैं। जी, ईगो तब आड़े आता है जब हम इसे सिखाने की प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन जब इसे साझा करने की प्रक्रिया माना जाता है तो सम्मान अपने आप आ जाता है। ये नजरिया वाकई इस पूरी चीज को देखने का ढंग बदल देता है। लेख में इस एंगेजमेंट के कुछ अलग अलग रूप भी बताए गए हैं ना। हाँ, इस कार्यक्रम को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सर्विस लर्निंग, जहां छात्र सीधे तौर पर अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण देना। मतलब मोबाइल बैंकिंग वगैरह सिखाना। हाँ, दूसरा रूप है समुदाय आधारित शोध। ये शोध वाला हिस्सा ना मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि इसमें छात्र महज कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें छात्र समुदाय के साथ मिलकर स्थानीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जैसे सड़क किनारे सामान बेचने वाले लगातार घाटे में क्यों जा रहे हैं, इसका वो सर्वेक्षण करते हैं। और चौथा तरीका जो शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, वो है सामाजिक नवाचार या कहें सोशल इनोवेशन। एकदम सही। अक्सर हम इनोवेशन शब्द सुनते ही सिलिकॉन वैली या किसी नए स्मार्टफोन के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन सामाजिक नवाचार बहुत ही जमीनी चीज है। हाँ, ये किसी भी छोटी सी समस्या का रचनात्मक समाधान हो सकता है। जैसे किसी स्थानीय दर्जी के लिए एक बहुत ही आसान सी यूपीआई ट्रैकिंग शीट बना देना, ताकि उसे पता रहे कि दिन भर में कितने पैसे आए। बिल्कुल, और इन चारों तरीकों का अंतिम उद्देश्य यही है कि किताबी ज्ञान का सीधा उपयोग हो और छात्रों में सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्य स्थापित हों। अब इस चर्चा को एक बहुत ही अहम मोड़ पर लाते हैं। हमने सोच तो समझ ली, लेकिन अब बात करते हैं इसके लॉजिस्टिक्स और अकादमिक ढांचे की। जी, अब ये समझना बहुत जरूरी है। जब मैं ये सुनती हूँ कि ये एक अनिवार्य कोर्स है और इसके 2 क्रेडिट है, तो सच कहूं तो एक छात्र के नजरिए से मुझे ये एक और बोझ लगता है। 60 घंटे का समय तय किया गया है। हाँ, 15 घंटे क्लासरूम और 45 घंटे फील्ड वर्क। तो क्या ये भी बाकी असाइनमेंट्स की तरह सिर्फ एक और कागजी खाना पूर्ति नहीं बन जाएगा? एक यूनिवर्सिटी ये कैसे सुनिश्चित करती है कि बच्चे काम ईमानदारी से करें? ये एक बहुत ही व्यवहारिक चिंता है, लेकिन एसपीपीयू ने इस कोर्स की संरचना को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया है। जो 15 घंटे क्लासरूम के लिए हैं, उनमें छात्रों को सीधे फील्ड में नहीं धकेला जाता। अच्छा, तो पहले ट्रेनिंग होती है। हाँ, पहले उन्हें शोध के तरीके, डेटा कैसे इकट्ठा करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। असली परीक्षा उन 45 घंटों की होती है जब वे समुदाय के बीच होते हैं। लेख के अनुसार छात्र अकेले या अधिकतम 3 लोगों के ग्रुप में काम कर सकते हैं। जी। और यहाँ मुझे फिल्म प्रोडक्शन वाली एक एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, वो कैसे? मतलब कॉलेज एक स्टूडियो की तरह है जो इंटरनेट और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं दे रहा है। सही है। एचओडी और शिक्षक डायरेक्टर हैं जो गाइड कर रहे हैं, और वो 3 छात्रों का ग्रुप मुख्य कलाकार हैं जो असल फील्ड पर जाकर कहानी शूट कर रहे हैं और अंत में 25 पन्नों की फाइनल स्क्रिप्ट यानी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तुलना है ये। और इसी 25 पन्नों की रिपोर्ट पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, मुझे भी इसी बात पर थोड़ी शंका थी। इतनी लंबी रिपोर्ट क्यों? क्या ये छात्रों को सिर्फ क्लर्क बनाने की ट्रेनिंग नहीं है? ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन उस रिपोर्ट के भीतर जो 7 अध्याय होते हैं, वे छात्र के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देते हैं। इसमें एक अध्याय है साहित्य समीक्षा या लिटरेचर रिव्यू। अब आप सोचेंगे कि एक बीकॉम का छात्र जो बस्ती में काम कर रहा है, उसे साहित्य समीक्षा की क्या जरूरत है? उसे तो बस जाकर डेटा लाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन साहित्य समीक्षा सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए नहीं है। अगर छात्र किसी इलाके की गरीबी पर काम कर रहा है, तो उसे पहले ये पढ़ना होगा कि दुनिया भर में गरीबी पर पहले क्या नीतियां सफल रही, ताकि वो एक संदर्भ समझ सके। हाँ, इसके अलावा शोध पद्धति, डेटा विश्लेषण और निष्कर्ष, ये सब लिखना पड़ता है। कॉर्पोरेट दुनिया में जब कोई मैनेजर किसी नई परियोजना का प्रस्ताव रखता है, तो उसे भी ऐसी ही रिपोर्ट पेश करनी होती है। मतलब सीईपी छात्रों को कॉलेज के दौरान ही इस मानसिक व्यायाम से गुजार देता है। ये तो हुई रिपोर्ट की बात,
लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा कठोर लगी वो है इसका वाइवा वॉइस यानी मौखिक परीक्षा। हाँ, और यही वो चरण है जहाँ कोई भी छात्र सिर्फ पन्ने भर कर नहीं बच सकता। 50 अंकों में से 20 अंक सिर्फ इस मौखिक परीक्षा के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये परीक्षा एक बाहरी परीक्षक भी लेता है। जरा सोचिए उस 19 साल के छात्र पर क्या गुजरती होगी जब उसे बाहरी परीक्षकों की तीखी नजरों के सामने अपनी रिपोर्ट का बचाव करना होता है। वो पूछ सकते हैं कि तुमने जो डेटा दिया है कि दुकानदार डिजिटल पेमेंट नहीं चाहते, इसका आधार क्या है? बिल्कुल, अगर छात्र ने ईमानदारी से फील्ड वर्क नहीं किया है तो वो इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा। ये प्रक्रिया उनके भीतर गजब का आत्मविश्वास पैदा करती है। तो ये पूरा ढांचा उन्हें अपने ज्ञान को असली दुनिया के सामने साबित करना सिखा रहा है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को थोड़ा और जमीन पर लाते हैं। हाँ। वो कौन से प्रोजेक्ट्स चुन सकते हैं और उससे समाज को क्या सीधा फायदा होता है? प्रोजेक्ट्स की विविधता काफी व्यापक है। वित्तीय क्षेत्र में छात्र स्ट्रीट वेंडर्स की अकाउंटिंग सुधार सकते हैं या किसी एनजीओ के लिए बजट प्लानिंग कर सकते हैं। और ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण बाजारों का अध्ययन कर सकते हैं या स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। हाँ, हमारे देश में महिला स्वयं सहायता समूहों ने तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति ही ला दी है। बिल्कुल। इसके अलावा पर्यावरण के मोर्चे पर कचरा प्रबंधन या जल संरक्षण के आर्थिक फायदों पर भी काम हो सकता है। बिल्कुल, ये सब विकल्प खुले हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में फिर से वही संशय आ रहा है। हम बात कर रहे हैं एक सेकेंड ईयर के छात्र की। क्या वो छात्र अपने 45 घंटे के फील्ड वर्क से सच में किसी छोटे बिजनेस की किस्मत बदल सकता है? 45 घंटे तो बहुत कम समय होता है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर है 45 घंटों में कोई रातों रात चमत्कार नहीं होता और न ही ये इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं जिन्हें हम माइक्रो इंटरवेंशन कह सकते हैं। माइक्रो इंटरवेंशन मतलब जमीन पर ये कैसा दिखता है? मान लीजिए कोई छोटा दुकानदार अपना रोज का हिसाब एक पुरानी डायरी में लिखता है। महीने के अंत में हिसाब में गलती हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है छोटे दुकानों पर। हाँ, तो एक छात्र उन 45 घंटों में उस दुकानदार के पास बैठता है और उसे सिर्फ एक साधारण सा डिजिटल एक्सपेंस ट्रैकर चलाना सिखा देता है। देश की जीडीपी के नजरिए से ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस एक दुकानदार के लिए एक बड़ी क्रांति है। उसका समय बच रहा है और हिसाब सटीक हो रहा है। बिल्कुल। और जरा इसका गुणात्मक प्रभाव सोचिए। जब हजारों छात्र एक ही समय में ऐसे ही छोटे छोटे माइक्रो इंटरवेंशन करते हैं तो उसका सामूहिक प्रभाव बहुत विशाल होता है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रक्रिया में सिर्फ दुकानदार नहीं बदल रहा, वो छात्र भी बदल रहा है। यही इस कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम का असली सार है। ज्ञान केवल तभी मूल्यवान है जब उसका उपयोग किसी की समस्या सुलझाने के लिए किया जाए। ये सचमुच शिक्षा और समाज के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल का निर्माण कर रहा है। आज के इस गहरे विश्लेषण से ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि सीईपी सिर्फ एक एकेडमिक नियम नहीं बल्कि एक नई सोच है। एकदम सही। अब जब हम इस चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं ना, तो इस पूरे विषय ने सोचने के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है। हमने देखा कि कैसे सिर्फ 60 घंटे के कम्युनिटी एंगेजमेंट से इतना सकारात्मक बदलाव आ सकता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं की सोचने के लिए एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर यही नियम सिर्फ कॉलेज के छात्रों तक ही सीमित न रहे, क्या होगा अगर हम सभी के कामकाजी जीवन में ऐसा ही कोई अनिवार्य नियम लागू हो जाए? ये तो बहुत ही दिलचस्प विचार है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर प्रोफेशनल, चाहे वो एक सीनियर डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या मैनेजर हो, उसे हर साल अपने व्यस्त शेड्यूल से 60 घंटे अपनी विशेषज्ञता समाज को मुफ्त में देने के लिए निकालने पड़े। अगर ऐसा हो जाए तो तस्वीर ही बदल जाएगी। बिल्कुल। अगर समाज का हर सफल व्यक्ति साल में सिर्फ कुछ घंटे अपना हुनर किसी ऐसे व्यक्ति को सिखाने में लगा दे जो उस तक नहीं पहुंच सकता, तो क्या हमारी इस दुनिया की तस्वीर कहीं ज्यादा खूबसूरत नहीं होगी? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।